Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, S.P.C Government College, अजमेर। बच्चों, हमारे लास्ट के लेक्चर में हमने पेस्ट कंट्रोल के बारे में देखा और पेस्ट कंट्रोल के अंदर भी हम प्राइमरी कंट्रोल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्राइमरी कंट्रोल पार्ट 1 डिस्कस किया था। मींस मैकेनिकल कंट्रोल के बारे में हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग प्राइमरी कंट्रोल पार्ट 2, जो कि फिजिकल मेजर्स हैं या फिजिकल कंट्रोल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे कि फिजिकल मेजर्स क्या होते हैं। फिजिकल मेजर्स इंक्लूड द यूज ऑफ सम डिवाइसेस which can help in manipulating the temperature, humidity, photoperiod and ecological conditions of the pest so that the pest population can be suppressed immediately. Much effective against stored grain pests. Measures includes artificial cooling, superheating and radiations. फिजिकल मेजर्स क्या होते हैं? फिजिकल मेजर्स का मतलब होता है पेस्ट की जिन कंडीशंस के अंदर फैक्टर्स हैं, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, फोटोपीरियडिज्म है, या पेस्ट की इकोलॉजिकल कंडीशंस है, उनके अगर हम अंदर कोई फेरबदल कर दें तब हम पेस्ट का कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। और ये जो फिजिकल मेजर है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किसमें होता है? जो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट होते हैं, जो हम घरों में स्टोर करके रखते हैं, गोदामों में स्टोर करके रखते हैं। इस मेजर्स के अंतर्गत 3 स्टेप्स होते हैं। या तो आर्टिफिशियल कूलिंग के द्वारा कर सकते हैं, या सुपर हीटिंग या ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा करके कर सकते हैं, या रेडिएशंस के द्वारा हम कर सकते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिफिशियल कूलिंग। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बिकम इनएक्टिव between 40 to 60 degree Fahrenheit, and if exposed for quite long time they get killed and generally causes no harm to food grains at or below the freezing point. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि 40 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर अगर उन्हें एक्सपोज किया जाए तो वो क्या होते हैं, ज़्यादा समय तक नहीं चल सकते, वो किल हो जाते हैं और वो फूड ग्रेन्स को फिर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। Alternative exposure of low and high temperature proves more effective in killing the insect. Low temperature, however, fails to killing the insect. Fruit fly maggots can be killed by exposing them to 10 degrees centigrade continuously for several days. नेक्स्ट इज सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग का मतलब ओवर हीटिंग। सक्सेसफुल अगेंस्ट स्टोर्ड ग्रेन्स, फ्रूट फ्लाइज, वुड एंड क्लॉथ डैमेजिंग इंसेक्ट्स, बुक डैमेजिंग इंसेक्ट्स एंड वेरियस सबटेरेनियन पेस्ट्स। Sunlight during summer is used for superheating. Insects cannot survive above 140 degree Fahrenheit, while most of them are killed at 110 degree Fahrenheit or above temperature. Stored grain pest can be killed at the exposure of 125 to 130 degree Fahrenheit for a period of 3 hours. Exposure of 52 degree Fahrenheit for 5 minutes can kill the pink bollworm resting inside the कॉटन सीड। तो यहाँ पे वेरियस टेम्परेचर्स दिए हुए दिखाए हुए हैं, जिसमें कि आपको बताया कि कितने डिग्री से कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक कौन कौन से पेस्ट जो हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज रेडिएशन। Various non-ionizing radiations are now introduced for the control of stored grain pest. हमारे जो stored grain pest है उनको किल करने के लिए कई तरह के नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का भी यूज होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इज मोरओवर इनइफेक्टिव। यूवी रेडिएशंस जो होते हैं वो पेस्ट को किल नहीं कर सकते। द माइक्रोवेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी सक्सेसफुली किल द ग्रेनरी वीवल and confuse flow beetle within 50 to 20 seconds. माइक्रोवेव के जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस होते हैं उनको अगर 15 से 20 सेकंड तक
ग्रेनरी वीवल्स, जो दाने वाले वीवल्स होते हैं, और जो कंफ्यूज फ्लोर बीटल्स हैं, उनके ऊपर उनको दिया जाए ये माइक्रोवेव रेडिएशंस, तो वो बहुत जल्दी किल हो जाते हैं. अल्ट्रासाउंड वेव एक्सपोजर फॉर 30 मिनट्स ऑल्सो किल insects. Ionizing radiations such as alpha, beta, gamma and X-rays are mostly fatal to insect. अल्फा बीटा गामा रेस को अगर इंसेक्ट्स को दी जाए तो वो इंसेक्ट्स के लिए फेटल या मरण के लिए साबित हो सकती हैं. नेक्स्ट इज द कल्चरल मेजर्स. द फार्म प्रैक्टिस नीड टू बी डन in advance to prevent pest attack in future. Also serves as indirect or intangible measure of pest control. It requires routine farm exercise and farming machinery, and thus is the cheapest method. Farmer requires the knowledge of the type, life cycle, favorable environmental conditions and habits of pest and their period of attack. Cultural measures के अंदर अगर किसान को पेस्ट की लाइफ साइकिल, उसके लिए कैसा फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए, पेस्ट की किस तरह की हैबिट्स होनी चाहिए, उनका पीरियड ऑफ अटैक टाइम क्या है, अगर ये सब मालूम हो तो कल्चरल मेजर्स वो उसका कर सकते हैं. सम ऑफ द कल्चरल मेजर्स आर: Number 1, clean cultivation. Second is the tilling of soil. Third is the crop rotation. Fourth is synchronization of sowing and harvesting. Fifth is the use of resistant varieties. And the last one is the use of manure and fertilizers. Now, first of all, we are going to see the clean cultivation. Pest generally exists inside the crop residues, weeds and trashes after the crop is harvested. एक बार जब हम फसल को पकने के बाद उखाड़ लेते हैं तो उसके जो नीचे जो रेजिड्यू होता है, मिट्टी के अंदर जो रेजिड्यू रह जाते हैं, वीड्स रह जाते हैं या जो ट्रैश रह जाते हैं, उनको अगर हम रिमूव कर दें तो पेस्ट जो होता है वो नहीं होता नेक्स्ट फसल में. Proper cleaning methods after harvesting of crop can aid pest control. हार्वेस्टिंग के बाद में अगर फील्ड की प्रॉपर क्लीनिंग कर दे तो पेस्ट को आराम से कंट्रोल किया जा सकता है. क्लीन कल्टीवेशन के द्वारा किए जाने वाले कुछ एक एग्जाम्पल हैं: द गुंदी बग, लेप्टोकोरीसा वेरिकॉर्निस, विच कैन बी eradicated from the paddy field by removing surrounding grasses and weeds where it can survive and breed. मतलब गूंदी बग जो है वो किस में लगता है? पैडी फील्ड के अंदर लगता है. तो पैडी फील्ड के अंदर से जब पैडी फील्ड की फसल हार्वेस्टिंग हो जाए, अगर उसको हम उसके को उखाड़ने के बाद में जब हम उसकी जो ग्रासेस और जंगली वीड उस पर लगे हुए हैं जिन पे पेस्ट सर्वाइव करता है या ब्रीड करता है, उसको हम रिमूव कर दें तो हम पैडी फील्ड को हम गूंदी बग से बचा सकते हैं. द कॉर्न बोरर कैन बी कंट्रोल्ड बाय क्लीनिंग अप all the corn refuges or burn it completely. Next is the tilling of the soil. Several pest species undergo winter diapause or hibernation below the soil, and by deep and frequent plowing of the field, they can be killed before the crop season. कुछ पेस्ट ऐसे होते हैं जो कि बहुत हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, निष्क्रियता की अवस्था में चले जाते हैं, और डायपॉज मतलब सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं. तो अगर हम खेत के अंदर बार बार प्लोइंग कर लें तो उनकी इस तरह के जो डायपॉज और हाइबरनेटिंग पेस्ट हैं उनको हम आराम से किल कर सकते हैं. इस मेथड से हम किन किन को किल कर सकते हैं? फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स आर वायर वर्म्स एंड ग्रब्स और ओरिएंटल फ्रूट मॉथ्स. Rolling the soil increases the water level and may drive some subterranean insects above the soil and can be killed by their natural enemies. अगर सॉइल की रोलिंग होती रहती है, हल चलाने से मिट्टी ऊपर नीचे होती रहती है, तो मिट्टी के अंदर नीचे वाली तह में जो पेस्ट रहते हैं वो सॉइल के ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आने से जो उनके नेचुरल एनिमीज हैं वो उनको खा जाते हैं. Cracking of the soil prevents the multiplication of cutworms and
thrips. Scrapping buds of rice fields during early summer help in controlling the population of paddy grasshoppers, etc. Next is the crop rotation. Some insects maintain host specificity very strictly. कुछ एक पेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें कि बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि वो उसी प्लांट पे लगेंगे और किसी दूसरे पर नहीं. By changing the crop, the respective pest can be eradicated in the absence of its specific host from the cultivated area or may migrate to another region. The trap crop, that is, crop of allied species before the main crop, also helps in pest reduction. Mixed crops such as legume and cereals may act as barriers of the pest of each other and help control pest. It is most helpful in removing pest with host specificity, poor migratory power and slow breeding rate. The next one is synchronization of sowing and harvesting. Sowing का मतलब बीज बोना और हार्वेस्टिंग और सोइंग के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करना. Many pests occur in a particular period of the year, comprising of some days or week, and if the sowing or cultivation time is changed, the crop can be saved. For example, attack of wheat bulb flies is vigorous in winter while it is lacking in spring. By early harvesting, the attack of the wheat fly on the wheat crop and that of Ostrinia nubilis on the maize can be avoided. If peas are sown late, attack of pea stem borer can certainly be avoided. Early cultivation of cotton is free from pink bollworm attack. Next is the use of resistant variety. In India, breakthrough in production of rice, wheat and sorghum has been achieved because of some pest resistant variety. इंडिया के अंदर कुछ परिवर्तन आया है इकोनॉमी में अगर हमने रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज की हैं. कौन सी रेजिस्टेंट? राइस की, व्हीट की और सॉर्गम की. Various varieties of paddies are resistant to the brown plant hoppers, gall midge, stem borers, and green leaf hoppers. Hybrid varieties of cotton are resistant to jacids. At present, various hybrid varieties of cereals, fiber crops, oil seeds, fruits, and vegetables have been produced, which are profoundly resistant to various pests and diseases. रेजिस्टेंट वेराइटीज के अंदर आजकल क्या है कि ऐसी रेजिस्टेंट वेराइटीज आ गई हैं जिनके ऊपर पेस्ट लगता ही नहीं है. तो यहाँ पे मैंने कुछ एक उदाहरण बताए हैं. अगर हम इस तरह की वेराइटी हम फील्ड्स के अंदर सोइंग के समय यूज करें तो हम पेस्ट को रोक सकते हैं. Sixth is the use of manure and fertilizers. खाद का और fertilizers का उपयोग करके. Nitrogen manuring encourages heavy attack of potato blights or that of leaf rust. Nitrogenous manuring वो खाद जिसके अंदर नाइट्रोजन है उसका अगर हम यूज करें तो उससे पोटैटो ब्लाइट कम हो सकती है, आलू में लगने वाली डिजीज, और लीफ रस्ट जिसको हम बोलते हैं पक्सीनिया स्टिफॉर्मिस. Large scale use of fertilizers is known to develop more susceptibility in plant for European corn borer. Manure containing potassium and phosphorus reduces attack from pests like wireworms and stems of life to wheat, and proper use of manure helps in controlling pests of various crops. Thank you.